हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 में क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक है अपने। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है, तो अपने को उसमें एक तो ऑसिलेटर पढ़ना है और एक दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अपने गेट वगैरह आएंगे। तो अपने को यूनिट 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहले पढ़ेंगे अपन ऑसिलेटर। 2 लित्र बोलते हैं हिंदी में। इसकी सबसे पहले अपन को डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके टाइप्स और ये किस तरीके से काम करते हैं अपने को, ये सब चीज़ें पढ़नी है। हेडिंग डालिए 2 लित्र ऑसिलेटर और इसकी डेफिनेशन लिखिए। वह विद्युत परिपथ जो बिना निवेश के निर्गत पर वह विद्युत परिपथ जो बिना निवेश के निर्गत पर नियत समय अंतराल पर निर्गत वोल्टेज देता रहे, 2 लित्र कहलाता है। इंग्लिश में लिखिए, ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट जनरेट्स ए प्रीडिक्ट वेव फॉर्म ऑफ इट्स आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। ठीक है, तो ये हो गया अपनी ऑसिलेटर की डेफिनेशन। कि ऑसिलेटर क्या है कि वो सर्किट जिसपे कोई भी इनपुट ना लगाए, वो क्या करता रहे, आउटपुट देता रहे, वही क्या कहलाएगा, ऑसिलेटर कहलाएगा। अपन ने फीडबैक में डिस्कस भी किया था ऑसिलेटर को। अब वही चीज पढ़नी है अपने को। हेडिंग डालो बार्कहाउज़न क्राइटेरिया। बार्कहाउज़न साइंटिस्ट का नाम है। प्रतिबंध मतलब कि ऑसिलेटर किस हिसाब से काम करेगा, ये बार्कहाउज़न ने बताया था। क्या बताया था, लिखो इसमें। यदि किसी विद्युत परिपथ में निवेशी वोल्टता VI तथा निर्गत वोल्टता V0 हो, तो उसकी लब्धि किससे गिवन होती है, गेन A = V0 अपॉन VI, इसी से गिवन होती है गेन। निर्गत सिरे से VF वोल्टता संकेत पुनर्निवेश किया जाए तो पुनर्निवेश के पश्चात कुल निवेशी संकेत, मतलब क्या कर रहे हैं, फीडबैक के थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ वोल्टेज का पार्ट VF वापस भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल VI, कितना हो जाएगा VIF, जिसे बोल रहे थे अपन V0 + VF। लास्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था अपन ने इसको, फीडबैक को। और इसके बाद गेन कितनी हो जाएगी, A डैश की वैल्यू हो जाएगी अपने पास V0 डैश डिवाइडेड बाई VIF। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। 1 और 2 को यूज कर लो, तो A डैश की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, V0 डैश डिवाइडेड बाई V0 + VF। ठीक है, अब अपन जानते हैं पुनर्निवेश के सिद्धांत से। क्या जानते हैं अपन पुनर्निवेश के सिद्धांत से, ये मत करो, पहले वी नो दैट gain of amplifier does not change। चेंज नहीं होती, इसका मतलब A डैश किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। तो यहां वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, A डैश = V0 डैश अपॉन VIF, और VIF की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, V0 डैश डिवाइडेड बाई A। इसमें कोई दिक्कत है, ये VI था। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है अपने को, एक ये भी पढ़ा था अपन ने, क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या था, वी नोट डिवाइडेड बाई वी एफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, वी एफ डिवाइडेड बाई वी नोट डैश था, यूजिंग फीडबैक। अपना फीडबैक प्रिंसिपल जो कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, उसको देख के आप पढ़ सकते हो कि कहाँ से आया ये। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो एक बार वो पढ़ लो, देन वो समझ में। अपन देखो कुछ नहीं निकाल रहे, अपन यही निकाल रहे हैं, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, जिसका डेरिवेशन पीछे कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, वी नोट डैश डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वी आई प्लस बीटा वी नोट डैश। सोल्व कर लो इसको, यही आएगी इक्वेशन। तो यहां से सोल्व करोगे तो वी नोट अपॉन वी आई की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो, सोल्व कैसे करनी है, क्या करना है और ये कैसे निकालना है, ये मैंने फीडबैक में पहले भी समझा दिया है, तो ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ इसको डिटेल में। अपन को क्या पढ़ना है, ऑसिलेटर पढ़ना है कि ऑसिलेटर क्या होता है। तो अब देखो आगे, यहाँ तक तो नॉर्मल है, आगे पढ़ो। यहाँ ए एफ, इसको ए एफ बोलते हैं, तो ए एफ इक्वल टू कितना है, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। लिखो यहाँ ए एफ बंद पास लब्धि है या पुनर्निवेश के पश्चात लब्धि है। ठीक है। अब सवतः उत्तेजन के लिए क्या आवश्यक है, लिखो सवतः उत्तेजन के लिए आवश्यक है कि ए बीटा सॉरी ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। किसके लिए, सेल्फ एक्साइटेड कंडीशन के लिए। फीडबैक में पढ़ाया था मैंने, एक नेगेटिव फीडबैक पढ़ाया था, एक पॉजिटिव फीडबैक पढ़ाया था, और एक ए बीटा 1 माइनस ए बीटा को 0 करके पढ़ाया था। तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगी, ये वैल्यू वहां पुट करोगे तो ए एफ इज ग्रेटर देन ए आएगा, और यही कंडीशन क्या कहलाती है, बारखाउजन क्राइटेरिया। यही होती है बारखाउजन क्राइटेरिया। और ऑसिलेटर कैसे काम करता है, ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, वी आई इक्वल टू 0, बिना निवेशी के काम कर रहे हैं फॉर ऑसिलेटर। देखो ऑसिलेटर कैसे काम करता है, ऑसिलेटर के लिए निवेशी संकेत क्या होता है, 0। यहाँ पे एक बार 0 पुट करना, वी नोट डैश डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, या ऐसे कर लो, ए बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो। ए बीटा की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको रहने दो, यहाँ पे वी आई लिख लो। जैसे ही ए बीटा इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वी आई इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ये भी बारखाउजन क्राइटेरिया की कंडीशन बता रहे। देखो या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल वाला तो यहाँ से निकल गया कि ऑसिलेटर में इनपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपन ने ऑसिलेटर में इनपुट 0 ही आ रहा है, जब कब, जब ए बीटा इक्वल टू 1 है तब। ठीक है, आगे लिखो। अब स्व उत्तेजित अवस्था के लिए विद्युत परिपथ, स्व उत्तेजित अवस्था के लिए विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर सेल्फ एक्साइटेड स्टेट। इसका डायग्राम बनाने अपने को कि कौन सा डायग्राम है, डायरेक्ट पूछता है तुम लोगों से। इसका डायग्राम देखो, ओपीएम से होता है, ये एक एम्पलीफायर होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं जिसे। मैं बना देता हूं एक बार।
ये देखो इस टाइप से डायग्राम रहता है अपना। इसमें क्या हो रहा है, Z1 Z2 एक इम्पीडेंस, दूसरा इम्पीडेंस और तीसरा इम्पीडेंस। ये याद रखना Z1 कहाँ लगा हुआ है, Z2 कहाँ लगा हुआ है, Z3 कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि आगे अपन जो भी कंडीशन करेंगे उसमें Z1 Z2 और Z3 को यूज करेंगे डायरेक्ट। तो ये याद रखना। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये तो कौन सा वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन सा आएगा, आउटपुट वोल्टेज। इनपुट अपन जीरो कर ही रखा है तो इसलिए इनपुट को यूज कर ही नहीं रहे। तो ये सर्किट जो होता है ये होता है सेल्फ एक्साइटेड सर्किट। ठीक है। अब अपने को पढ़ना है कि ऑसिलेटर कितने टाइप के हैं। अपने देखो 3 टाइप के हैं। तीन टाइप के ऑसिलेटर हैं। फर्स्ट आरसी फेज शिफ्ट, सेकंड कोलपिट ऑसिलेटर, और थर्ड हार्टले। ये तो यूजिंग किरचॉफ लॉ करेंगे। मैंने कहा था किरचॉफ लॉ हर जगह यूज आएंगे। और ये दोनों यूजिंग बारखाउजन क्राइटेरिया करेंगे। समझ गए, सिंपल से होंगे। तुम्हारी बुक में इनको काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, ये फिर भी ठीक दे रखा है। अपन इन सबको क्या करेंगे, सिंपल वे में पढ़ेंगे। मैंने कहा था ऑसिलेटर थोड़े डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे अपन। ओके, तो पहले हेडिंग डालो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। पहला पढ़ रहे हैं अपन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। डायग्राम बना देता हूं मैं। आरसी नाम क्यों आया, कैसे आया, ये सब चीजें डायग्राम देख के पता चलेंगे अपने को। ये देखो ये होता है अपना आरसी। देखो इसमें ये क्या है, ये जो जुड़े हुए हैं आरसी, इनके कारण इसका नाम पड़ा हुआ है आरसी ऑसिलेटर। ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो 180 डिग्री का फेज देगा। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये 180 का कैसे देता है। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ये इससे देखो, ये वाला अगर मैं डायग्राम हटा दूं यहां से, इससे इधर का डायग्राम हटा रहा हूं, हटा दे, तो ये देखो कौन सा सर्किट बन रहा है, सेल्फ एक्साइटेड बाइसिंग वाला। तो अपन को ऑसिलेटर में कौन सा चाहिए होता है, सेल्फ एक्साइटेड सर्किट ही चाहिए होते हैं। तो इसलिए ट्रांजिस्टर कौन सा जोड़ा मैंने, सेल्फ एक्साइटेड वाला, जिसमें क्या किया था अपन ने R1 R2 और ये इस तरीके से निकाले थे, फिर ये R1 R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी, R इक्विवेलेंट की करी थी और V इक्विवेलेंट की करी थी। तो उसी टाइप का सर्किट बन रहा है, इसीलिए सेल्फ एक्साइटेड सर्किट चाहिए अपने को, इसलिए मैंने ये कनेक्ट किया है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, बना लो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। देखो ये सर्किट बनेगा इसका इक्विवेलेंट। देखो इससे पहले का तो अपन बार बार पढ़ चुके हैं, ये इससे इधर इधर वाला सर्किट बार बार पढ़ चुके हैं। कब पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ा था अपन ने, ऑसिलेटर आरसी ऑसिलेटर का जो लेक्चर आया था उसमें भी आया था ये। पर वहां पे क्या था, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और आता था यहाँ पे, जिसका नाम था HIE, जो सेकंड वाले को कनेक्ट करने के लिए काम आ रहा था अपना। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये सारे रेजिस्टेंस R के यहाँ पे, ये वाले, ये भी R का, ये भी R का है और ये भी R का है। पर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, R और R डैश लिखा है। लास्ट वाला रेजिस्टेंस क्या कर दिया मैंने, R डैश लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होगी, R डैश की वैल्यू कुछ ना कुछ और आएगी, जो कितनी होगी, R प्लस HIE, ये वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और होता था जो नेक्स्ट वाले ट्रांजिस्टर को जोड़ने के काम आता था, HIE। कल के डायग्राम में भी समझाया था मैंने HIE कहां से आ रहा था। तो वो HIE किस में ऐड होगा, इस R डैश में ऐड होगा। समझ गए, तो इसका क्या हो गया, सर्किट हो गया। थ्योरी लिख लो थोड़ी सी। RC कला विस्थापन 2 लीटर के परिपथ में, RC कला विस्थापन 2 लीटर के परिपथ में 3 RC भुजाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्येक RC परिपथ 60 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है, जिससे कुल कला विस्थापन 180 डिग्री प्राप्त होता है, तथा ट्रांजिस्टर स्वयं भी 180 का कला विस्थापन उत्पन्न करता है। इस प्रकार एक पूर्ण पास में कला विस्थापन 360 डिग्री प्राप्त होता है और धनात्मक पुनर्निवेश दोलनों का प्रतिबंध पूर्ण हो जाता है। तीसरे RC भुजा को ट्रांजिस्टर के आधार सिरे पर संयोजित कर पुनर्निवेशी संकेत प्राप्त किया जाता है, जो कि ट्रांजिस्टर के निवेशी प्रतिरोध HIE से जुड़कर कुल प्रतिरोध R इक्वल टू R डैश प्लस HIE उत्पन्न करता है। इसका H प्राचाल डायग्राम ये वाला है अपना, ये कौन सा है, H प्राचाल डायग्राम है। और यहाँ पे जो R डैश लिखा है इसकी वैल्यू है R माइनस HIE। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करना, उस डायग्राम में किरचॉफ के लॉ लगाने हैं। देखो इसमें 360 का फेज डिफरेंस कैसे है,
ये ट्रांजिस्टर है इससे इधर इधर का। ट्रांजिस्टर कितने का फेज डिफरेंस, कॉमन इमीटर यूज कर रहे हैं जो कितने का देता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस खुद देता है, प्लस 60 डिग्री का एक आरसी परिपथ दे रहा है। ये वाला आरसी कितने का दे रहा है 60 का, 60 का ये देगा 60 का ये देगा, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा टोटल फेज डिफरेंस 360 हो जाएगा। मतलब जो अपना ऑसिलेटर होता है वो कितना फेज डिफरेंस डाल रहा है 360 का डाल रहा है, और अपन ने आरसी फेज शिफ्ट ही पढ़ना है तो फेज शिफ्ट आ रहा है 360 का, इसलिए सही है अपना ये। ठीक है, अब क्या करो इसमें किरचॉफ के लॉ लगा दो। ये हो गया अपना, मैंने मान लिया ये फर्स्ट लूप है इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, सेकंड लूप है इसमें I2 हो रही है, ये थर्ड लूप है इसमें I3 हो रही है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट इधर से एंटर हो रही थी पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट इधर से एंटर हो रही थी पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो और इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ थोड़ा बड़ा सा ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिख जाए। ये देखो, तो इसकी वैल्यू कितनी है HIE ये है अपना RC, ये C, ये C, ये R हो गया, ये R है, और ये R डैश कितना है R माइनस HIE, और ये है अपना HIE, यहाँ से करंट आ रही है IB। ये डायग्राम है अपना। अब देखो इसमें लूप लगा लेते हैं, ये लो I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें लगा लो I2 फ्लो हो रही है, इसमें लगा दो I3 फ्लो हो रही है। तो फॉर फर्स्ट लूप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जिधर से करंट एंटर हो रही है उसको पॉजिटिव दे रहा हूं मैं, जिधर से आउट हो रही है उसको नेगेटिव दे रहा हूं। किरचॉफ के सेकंड लॉ से कर रहे हैं, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लो। तो वोल्टेज लो यूज करो, यहां पे कितना आएगा RC/I1, पॉजिटिव से नेगेटिव चले, यहां भी पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे। तो आप कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे SC बोल रहे हैं, S इक्वल टू J ओमेगा होता है, या तो J ओमेगा लिख लो या S इक्वल टू, मैं डायरेक्ट S बोल रहा हूं इसको। तो कैपेसिटर का इंडक्टेंस मैंने बताया था बार बार J ओमेगा ही होता है। इसमें से कौन सी करंट है I1 नीचे आ रही है, I2 ऊपर जा रही है, मतलब I1 माइनस I2 इंटू R। ये HFE था, HIE नहीं था। अब देखो इसमें ये वाली करंट भी कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आई है, यहाँ पे भी ये वाली करंट क्या थी, यहाँ से आई थी और यहाँ निकल के गई है ये वाली ऐसे। तो ये करंट RC में से भी फ्लो हो रही है, तो RC में एक करंट और कौन सी आएगी प्लस HFE/IB इंटू RC इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करो I1 के कोफिशिएंट एक साथ ले लो, I2 के कोफिशिएंट एक साथ ले लो। तो I1 कितना आएगा ये लो, एक तो RC है, एक ये रहा,
एक मिनट अब ध्यान देना, ये आई बी की वैल्यू क्या होगी? अपन ने आई बी लिख तो लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? I1 होगी, I2 होगी, I3 होगी। तो देखो इसको समझना है सीधा सा, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूं कितनी होगी, कैसे होगी ये भी बताता हूं। ये होगा I3 के बराबर। क्यों होगा, कैसे होगा? देखो अपन ने वो पढ़ा था ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स में क्या कर रहे थे अपन, यहां से जो पार्ट आ रहा है उसको इसके आगे कनेक्ट, दूसरे ट्रांजिस्टर के आगे कनेक्ट कर रहे थे। तो आई भी देखो ये पीछे से आ रही है, आई भी ये आ रही, तो इससे पीछे कौन सा कोई ना कोई ट्रांजिस्टर कनेक्ट है। जो ट्रांजिस्टर कनेक्ट है वो क्या है, उसमें करंट किधर से फ्लो हो रही है, इस वाले लूप से फ्लो हो रही है। तो वो वाला लूप कौन सा है, I3। तो इसलिए आई बी की वैल्यू कितनी आएगी, I3 आएगी। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, RC, और एक ये रहा 1/SC प्लस एक ये रहा R, बस शायद, प्लस I2, यहाँ I2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये देखो ये रही माइनस R, और कहीं I2 नहीं है, प्लस HFE RC I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। लूप सेकंड में लगाओ, तो लूप सेकंड के लिए बता दूं मैं क्या आएगा। इसमें से करंट कितनी थी, देखो इसमें से करंट थी अपनी, ये तो फर्स्ट लूप हो गया, यहां लिख रहा हूं मैं सेकंड लूप। इसमें से करंट माननी है अपन ने I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई बाई R। यहाँ पे कितनी आएगी, I2 करंट है, I2 डिवाइडेड बाई SC प्लस इस वाले रेजिस्टेंस में I2 माइनस I3 मल्टीप्लाई बाई R इक्वल टू 0। समझ गए कैसे आई? ये देखो यहाँ क्या चल रहे हो तुम, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हो, और यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको भी पॉजिटिव ले लिया और इन सबको भी पॉजिटिव ले लिया, या तो इसको नेगेटिव लो या इनको नेगेटिव लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। क्यों, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चले, ये मल्टीप्लाई किया, इसमें से करंट कितनी है, I1 माइनस I2 है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आए, तो मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव को क्या माना है, माइनस में लिया है, और पॉजिटिव से नेगेटिव को क्या लिया है, प्लस में लिया। देखो ये रहा, समझ गए? यहां से फिर से इक्वेशन बना दो इनकी। तो इक्वेशन बनानी है, मैं यही लिख देता हूं, I1 कहीं और है, कहीं नहीं है, ये रहा R1। I2 ले लो प्लस I2, एक तो ये रही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R, एक I2 ये रही 1/SC प्लस एक I2 ये रही R। I3 देखो एक यही है माइनस I3R इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन थर्ड में यहां पे कर रहा हूं, फॉर लूप थर्ड। एक बार मैं दोबारा से समझा दूंगा तीनों इक्वेशन कैसे आई हैं, कहां से आई हैं। किरचॉफ का लो वापस से लगा के बता दूंगा मैं तुम लोगों को। लूप थर्ड के लिए इक्वेशन बनेगी I3 डिवाइडेड बाई SC प्लस I3R डैश माइनस I2 माइनस I3 R प्लस I3HIE इक्वल टू 0। ये देखो ये लूप थर्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव चले,
इसका रेजिस्टेंस कितना होता है 1/j⍵c। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको 1/sc, मतलब j ओमेगा की वैल्यू कितनी बोल रहा हूँ, s बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बताई है स्टार्टिंग में। तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, करंट मल्टीप्लाई बाई करंट कितनी है I3 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, ये आ गया। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चले थे, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आए इसलिए प्लस साइन आया। करंट कितनी है I3, रेजिस्टेंस कितना है R' वैल्यू रख दी। फिर क्या है आगे चले नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए, मतलब उल्टे साइन आ रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। वैल्यू कितनी है इसमें से I2 माइनस I3, करंट मानी हुई है देखो यहाँ रही, ये रही I2 माइनस I3, क्योंकि I3 ऊपर जा रही है I2 नीचे आ रही है, और अपन ने माना कहां से है कि इसमें करंट ऊपर से एंटर हो रही है, मतलब I2 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए मैंने क्या माना I2 माइनस I3 इंटू R। अब ये टर्म एक्स्ट्रा आई है इसमें, ये देखो कहां से आई है, ये वाली टर्म आई है, क्योंकि ये लूप भी क्या है इससे आगे और भी ट्रांजिस्टर जुड़ा हो सकता है, तो वो लूप यहां पे अपन को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो ये वाला लूप को क्या किया मैंने, उसके आगे कनेक्ट कर लिया। तो मैंने कहा था IB की वैल्यू कितनी है I3 के बराबर है, इसलिए I3 HIE। वैल्यू निकाल लो इसमें से, I1 का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो I1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस I2, ये रही I2 माइनस R प्लस I3 1/sc प्लस ये रहा R', एक ये रहा प्लस HIE, एक ये रहा प्लस R इक्वल टू 0। तो ये क्या है I1 डॉट 0 प्लस I2 माइनस R प्लस I3 1/sc प्लस R' की वैल्यू देखो ये रही R माइनस HIE, R माइनस HIE प्लस HIE प्लस R इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आएगा I1 डॉट 0 प्लस I2 माइनस R प्लस I3 1/sc प्लस देखो HIE से HIE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2R इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आ गई, डायग्राम का काम खत्म है। अब अपन को इन 3 इक्वेशन को सोल्व करके क्या करना है, I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनसे मैट्रिक्स बना दूं मैं, I1 के कोफिशिएंट बोलो RC प्लस 1/sc प्लस R, I2 का कोफिशिएंट माइनस R, I3 का HFE RC। सेकेंड इक्वेशन में I1 का कितना है माइनस R, I2 का कितना है R प्लस 1/sc प्लस ये देखो R प्लस R 2R हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 2R लिख रहा हूं। I3 का माइनस R। थर्ड इक्वेशन में ये वाला 0 है, ये वाला माइनस R है, और ये वाला 1/sc प्लस 2R है। ये क्या हो गया I1 I2 I3 और किसके बराबर है ये 0 के बराबर है। ऐसे ही बनाते मैट्रिक्स, इस सबके कोफिशिएंट ले लो और सेकंड कॉलम में क्या कर दो, जो वेरिएबल है उनको लिख दो, सॉरी हाँ सेकंड कॉलम में जो वेरिएबल है उनको लिख दो और बराबर जिसके हैं वो लिख दो। तो ये क्या बन गई अपनी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब क्या करना है तुम्हें, अब एक लाइन लिखो यहाँ पे, अब तुम्हें क्या करना है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू 0 कर दो, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर कर लो, ये लो। ये 0 के बराबर कर दो और इसको सोल्व कर लो तो तुम्हारे क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। समझ गए? अब मैं इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख देता हूं। अब एक काम करो, ये जो 1/sc है इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी,
1/SC, 1/j⍵c। एच की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने? j⍵c मानी थी। अब क्या करो, j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ये j क्या है? एक इमेजनरी नंबर है, जैसे आयोटा होता है वैसे ही इमेजनरी है। तो j स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। वैसे ही j स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो -1/j/⍵c इस j स्क्वायर की। तो मतलब 1/SC किसके बराबर है? -j/⍵c। तो 1/SC के कैलकुलेशन ये करके दूसरी मैट्रिक्स बनाओ, और वहां पे ये क्या लिखना है अपने को? इसको -j/⍵c, जहां जहां SC है। दूसरी मैट्रिक्स बनानी है, उसी में वो नहीं करना अपने को, मैंने तो इसी में कर दिया। ठीक है, ये बन गया। अब इसको सोल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट देखो, मैं लिख देता हूं। ये कैसे निकालते मैट्रिक्स का? -j⍵c + RC + R। फर्स्ट एलिमेंट ऐसे कैसे रखो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस करके, तो कितना आएगा? ये j है, माइनस -r प्लस r हो जाएगा, दैट मीन्स r²। फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म नेगेटिव होता है और -r, ये रो, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये इससे होगा, तो कितना आएगा देखो? -r -j/⍵c + 2r। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए देखो, प्लस HFE/RC, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? r² = 0। ये बन गई अपने पास इक्वेशन। इसको सोल्व करो। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। मैं इसको लिख रहा हूँ, सोल्व करके देखो क्या आता है। r + RC - j⍵c। इसको सोल्व करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 3r² - 4rj डिवाइडेड बाई ⍵c -1/ω² प्लस r -2r² प्लस rj डिवाइडेड बाई ⍵c और प्लस HFE/RC r² = 0। क्या किया मैंने? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? j²/⍵²c²। j स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो देखो ये टर्म, ये -1/⍵²c²। इसको इससे किया तो कितना आएगा? -2jr डिवाइडेड बाई ⍵c। फिर इसको इससे करोगे तो कितना आएगा देखो? -2jr/⍵c। दोनों जुड़ जाएंगे, तो मैंने 4rj/⍵c लिख लिया। फिर ये इससे होगा तो कितना आएगा? 4r², और -r² हो रहा है, तो कितना बच गया? 3r²। आ गई पहली टर्म। सेकंड टर्म डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए आ गई। थर्ड टर्म है ही डायरेक्ट। समझ गए? इमेजनरी पार्ट को 0 कर दो। क्यों?
फ्रीक्वेंसी रियल होती है, फ्रीक्वेंसी में क्या नहीं आएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट देखो, एक तो ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी आएगा, ये इससे होगा तो इमेजिनरी, ये इससे होगा तो इमेजिनरी। तो अपने पास क्या आएगा, -4r डिवाइडेड बाई ओमेगा सी मल्टीप्लाई बाई r प्लस आर एल, सॉरी आर सी। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इमेजिनरी पार्ट आएंगे, जिसमें जे आ रहा है ना, जिस जिस टर्म में जे आएगा उन टर्म को एक साथ लिखो और उनको 0 के बराबर कर दो, ठीक है। दूसरी टर्म आएगी -1 अपॉन ओमेगा सी, ये वाली टर्म कर रहा हूँ, 3r² -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट प्लस r² अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, आगे इमेजिनरी है ही नहीं। इसको कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करोगे तो देखो मैं कर देता हूं। ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, इसको इससे किया ये, इससे और ये आ गई टर्म अपने पास। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करो। आर सी की टर्म है, कोई नहीं है, ये देखो ये दोनों टर्म है, तो 4 3 7 7 में से ये देखो ये नेगेटिव ही आएगा ना, 3r², ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ओके सही है। कैलकुलेट कर लो अब, तो इसको ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन ओमेगा क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 6r² डिवाइडेड बाई ओमेगा सी प्लस 4r/c डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ये देखो 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, ये बच गया, माइनस में था मैंने उधर भेज दिया, ये माइनस में टर्म थी इसको भी इधर भेज दिया। अब क्या कर दो, यहाँ पे कंडीशन लगा दो, ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, समझनी पड़ेगी ढंग से। यहां से ओमेगा सी कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 6r² प्लस 4r/c, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी, इनको इधर भेज दो, ओमेगा को इधर भेज दो, तो तुम्हारे पास आएगी 1 अपॉन सी अंडर रूट 6r² प्लस 4r/c, ठीक है। अब एक कंडीशन लगा लो, इफ r इक्वल टू आर सी, ये दोनों बराबर कर दो, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ये लो, ये दोनों बराबर होंगे, सॉरी r/c नहीं आएगा, r² आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास √10r/c, और यही होती है ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। समझ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारी, बस यही कैलकुलेट करना था अपने को, आरसी ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। अब अपने को पढ़ना है कोलपिट और हार्टले ऑसिलेटर, वो इनसे बहुत ईजी है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एडिंग डालो। हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले 2 लित्र, लिखो, इसमें डायग्राम बना देता हूं मैं। हार्टले मैं करा रहा हूं, कोलपिट तुम्हें खुद को करना है। ये देखो इतना तो क्या है, सेल्फ एक्साइटेड सर्किट है, बस इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या जोड़नी है,
ये टर्म एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। ये बन गया तुम्हारा हार्टले ऑसिलेटर, R1 है, ये R2 है, ये RE है, ये R है, ये VCC है, ये CC कैपेसिटर जो अपन कनेक्ट करते हैं, और ये CE कैपेसिटर, ये L1 इंडक्टर है, ये L2 इंडक्टर है, और ये C कैपेसिटर है। बस इतना सा है तुम्हारा हार्टले ऑसिलेटर। अब तुम्हें क्या करना है, सेल्फ एक्साइटेड कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन में लिखवा देता हूं क्या होती है, लिखो HIE Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 1 प्लस HFE Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 इक्वल टू 0। अब Z1 Z2 मैंने सेल्फ एक्साइटेड का सर्किट बनाया था, उसमें Z1 ये था, Z2 ये था, Z3 ये था, मतलब ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया तुम्हारा, और ये Z3 हो गया जो स्टार्टिंग में बताया था। तो Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, J ओमेगा L1, Z2 की वैल्यू J ओमेगा L2 और Z3 की वैल्यू J ओमेगा C। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर दो Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, HIE J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा L2 प्लस ये 1 अपॉन J ओमेगा C होता है, जो कि कितना आएगा, माइनस J अपॉन ओमेगा C। तो कितना हो जाएगा, माइनस J अपॉन ओमेगा C प्लस 1 प्लस HFE Z1 Z2 ये रहे, तो कितना आएगा, J स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L1 L2 प्लस Z1 Z3। तो देखो J ओमेगा L1 और माइनस J अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लो इसको, तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, फॉर फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे थे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट देखो कहां से आएगा, एक टर्म यहां से निकलेगी, एक टर्म यहां से निकलेगी, एक टर्म ये रही, तो कितना आएगा, ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C मल्टीप्लाई बाई HIE, ये J स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा, यहां से देखो J स्क्वायर होगा तो नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, इक्वल टू 0। तो HIE तो 0 हो नहीं सकता, चूंकि HIE नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितनी आएगी, ओमेगा L1 प्लस L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 0। सोल्व कर देता हूं मैं इसको, और यहाँ कर रहा हूं, यहाँ देखो जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा इधर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2 इक्वल टू 1 अपॉन C, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट C L1 प्लस L2। समझ गए ओमेगा की वैल्यू, तो ये जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है यही अपनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी।
हाँ तो देखो बच्चों, अपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू क्या होती है? हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल है ना, बिल्कुल। कैलकुलेशन करोगे, इसका एच पैरामीटर बनाओगे, वापस से ये कंडीशन निकालोगे, तो ये कंडीशन क्या होती है? जनरल कंडीशन होती है। तो इसलिए अपन ने इसमें वैल्यू पुट करके क्या कर लिया? अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? ये एच एफ ई की। तो लिखो, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच एफ ई, रियल पार्ट शुड बी 0। तो रियल पार्ट ये इमेजनरी में गया, कहाँ गया? ये वाला पार्ट इमेजनरी में खत्म हो गया। रियल पार्ट कितना बचा? ये वाला बचा। तो क्या है? 1 प्लस एच एफ ई, ये जे स्क्वायर माइनस बनाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर L1 L2। आगे देखो, जे स्क्वायर खुद माइनस बनाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? L1 अपॉन सी इक्वल टू 0। तो यहां से 1 प्लस एच एफ की वैल्यू कितनी आएगी? L1C, और ये डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर L1 L2 इक्वल टू कितना आएगा? L1 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो वहां से, वो रही L1 डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर हो रहा, तो कितना आएगा? सी L1 प्लस L2 और डिवाइडेड बाई L1 L2 है अपना। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल टू 1 प्लस एच एफ ई। एच एफ ई की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एच एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L2 का डिवाइड कर लो, 1 प्लस L1 डिवाइडेड बाई L2, तो एच एफ ई कितना आ जाएगा? L1 डिवाइडेड बाई L2। ये कैलकुलेशन हो गई, ये लो एच एफ ई की वैल्यू आ गई, L1 डिवाइडेड बाई L2। खत्म हार्टले ऑसिलेटर, इतना ही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौन सा ऑसिलेटर है? एक और देख लेता हूं मैं कौन सा है। देखो, ये तुम्हारी बुक में नहीं मिलेंगे। ये ऑसिलेटर जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये तुम्हारी इस तरीके से नहीं मिलेंगे, और ये मत सोचना कि ये गलत है। ये एकदम सही ऑसिलेटर है, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटने वाला इनमें। हेडिंग डालो, कोलपिट 2 लित्र। तुम्हें याद क्या करना है इसमें? बस ये कंडीशन याद करनी है। देखो, कोलपिट में कुछ नहीं होता, जहां इंडक्टर लगे थे वहां क्या जुड़ जाएंगे? कैपेसिटर जुड़ जाएंगे। ये लो, ये R2 था अपना, ये R1 था, यहाँ VCC कनेक्ट था, यहाँ CC था, यहाँ CE था, ये RE था, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, और ये L मान लो। यहाँ पे क्या थे? हार्टले में क्या थे? ये कोलपिट है। हार्टले में क्या था? यहाँ इंडक्टर था, यहाँ कैपेसिटर था। इसमें क्या है? यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ इंडक्टर है। तो इस बार Z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस जे अपॉन ओमेगा C1। Z2 की वैल्यू माइनस जे अपॉन ओमेगा C2, और Z3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? जे ओमेगा L। ठीक है बच्चों, वैल्यू रख लो और वैल्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, क्या वैल्यू आएंगी।
देखो बच्चों मैंने क्या किया, Z1 Z2 Z3 सबकी वैल्यू पुट कर दी। Z1 Z2 ये रखी, Z3 की वैल्यू ये रखी, 1 प्लस HFE Z1 Z2 ये दोनों वैल्यू रख दी, और Z1 Z3 ये रख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, फॉर फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी पार्ट 0। क्यों कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए इमेजिनरी पार्ट 0? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी ये देखिए कि आयोटा में आ रही है। तुम्हारे घर में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? 50 हर्ट्ज की आती है। ये थोड़ी कहते हैं 50 आयोटा की आ रही है भाई, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी आ रही है। इमेजिन थोड़ी कर रहे हैं, रियल चीज आ रही है, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं फ्रीक्वेंसी में, इसलिए इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो फ्रीक्वेंसी के लिए। तो कर दो 0। कहाँ कहाँ इमेजिनरी पार्ट? ये J² बन जाएगा, यहाँ भी J² बन जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे, ये वाली टर्म 0 कर दो। HFE 0 होगा ही नहीं, तो सीधा कर दो -1/ωc1 -1/ωc2 प्लस ωL इक्वल टू 0। ओमेगा LCM ले लो तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ω²L ये आएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, कितनी आएगी ओमेगा की, देखो ω² इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको भी सोल्व कर लो, तो 1/L C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में हो जाएंगे सब। ये आंसर लो, ओमेगा आ गया। अब क्या करना है, HFE कैलकुलेट करना है, तो लिखो फॉर HFE रियल पार्ट शुड बी 0। HFE के लिए रियल पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि HFE एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें इमेजिनरी पार्ट ही होते हैं, रियल पार्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए HFE के लिए क्या कर दो, फॉर HFE रियल पार्ट शुड बी 0। तो रियल पार्ट कौन कौन सा है, देखो ये टर्म तो हट गई सारी, ये वाली टर्म बची है रियल की में, तो कितना आएगा 1 प्लस HFE, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, J² माइनस आएगा, नेगेटिव नेगेटिव ये खुद प्लस हो जाएंगे, और एक माइनस हो रहा है तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा, 1/ω² C1 C2। नेक्स्ट वाली टर्म से देखो J² यहां से आ रहा है, एक माइनस आएगा, एक माइनस खुद है, तो कितना बनेगा प्लस, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, L/C1 इक्वल टू 0। यहां से कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस HFE इक्वल टू कितना आएगा, L/C1 मल्टीप्लाई बाई ω² C1 C2। ω² की वैल्यू वहां से पुट करो, 1/L C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2 मल्टीप्लाई बाई C1 C2। ये ω² की वैल्यू हो गई, C1 C2 यहाँ है, L1/C यहाँ पे है, L से L कैंसिल हो जाएगा, C1 C2 से C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस C2 बाई C1। 1 प्लस HFE की वैल्यू ये आ गई, तो HFE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2/C1। ये तुम्हारा कोलपिट ऑसिलेटर भी खत्म हो गया। कोलपिट ऑसिलेटर क्या, ऑसिलेटर ही खत्म हो गए। ऑसिलेटर में क्या क्या पढ़ा अपन ने, डेफिनेशन, सेल्फ एक्साइटेड सर्किट, बारखाउजन क्राइटेरिया, 3 टाइप के ऑसिलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में था, उसके बाद अपन ने हार्टले ऑसिलेटर और कोलपिट ऑसिलेटर। हार्टले ये कंडीशन तुम्हें याद करनी है सेल्फ एक्साइटेड स्टेट के लिए, ये कंडीशन याद कर लोगे। Z1 Z2 Z3 कौन से होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड का मैंने सर्किट पढ़ा है, वहां से देखो और सोल्व कर दो। ऑसिलेटर इतने ही है। अब अपना एक लेक्चर और बनेगा यूनिट 4 के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट लेक्चर बोल दो, क्या बनेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अपने को गेट पढ़ने हैं, वो अपना कल आ जाएगा। ठीक है।